हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे LCR सर्किट पर। और LCR शॉर्ट में कह रहे हैं, L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर एंड C कैपेसिटर एंड R इज फॉर रजिस्टर। तो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जहाँ होता है वो LCR सीरीज LCR है। वैसे तो पैरेलल के भी होते हैं LCR के, लेकिन ये सीरीज LCR सर्किट है। यहाँ पर सीरीज में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को कनेक्ट करना है और आप AC वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज LCR सर्किट करें तो सीरीज पर AC वोल्टेज लगाएंगे। इससे पहले इंडिविजुअल हम कंपोनेंट लेकर के उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किए थे और आपको पता है कि उसमें जो फेज रिलेशन है वोल्टेज और करंट के वो क्या होते हैं। तो ये फेज रिलेशन बोला था नहीं कि अगर रजिस्टर है तो वहां पर अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके क्रॉस AC वोल्टेज, तो जो करंट होती है वो उसी वोल्टेज के ही फेज में चलती है। मीन्स जब वोल्टेज मैक्सिमम आएगा वोल्टेज होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज जैसे ही रिवर्स होगा करंट उसी इंस्टेंट पर रिवर्स हो जाएगा। तो ये था। अगर इंडक्टर के क्रॉस आपने वोल्टेज लगाया AC वोल्टेज, तो वहां पर क्या कि उसमें जैसे ही वोल्ट आप लगा रहे हैं इंडक्टर में खासकर, तो करंट उससे लैग करती है, π/2 पीछे होती है। ठीक है, यानी वोल्टेज मैक्सिमम जब होता है उसके π/2 फेज एंगल बाद क्या होता है, करंट मैक्सिमम होती है। वैसे कैपेसिटर के क्रॉस अगर वोल्टेज लगाते हैं तो यहां पर करंट क्या होती है, वोल्टेज से π/2 अहेड होती है, आगे होती है। यही पढ़े हुए। तो ये इनके रिलेशन तो कहीं भी होंगे, किसी भी सर्किट में L, C और R लगे होंगे और उसमें करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है या वेरिंग करंट है, तो ये रिलेशन होगा ही होगा। मीन्स कैपेसिटर वाली करंट उसके वोल्टेज से π/2 अहेड होगी, इंडक्टर में से जो करंट जा रही है उस इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे π/2 लैग करेगी, पीछे होगी। और जो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका वेरिएशन कैसा होगा, वो करंट के वेरिएशन के फेज में होगा। तो करंट वहां पर वोल्टेज के वेरिएशन के फेज में होगा। तो ये चीज किसी भी तरह के सर्किट में ये कंपोनेंट के रिलेशन फेज रिलेशन ओबे करते हैं। तो इनको हम देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियोस को शेयर करिए और लोग तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए, चैनल से जुड़े और अपने सुझाव भी जरूर भेजा करिए ताकि हम अपना काम अच्छे से कर सकें। वीडियो जब भी देखिए पूरा देखिए, तभी फिजिक्स पढ़ने का आनंद आएगा और सजेस्ट करिए दूसरों को अच्छे से देखें। तो ये हम बात शुरू करते हैं। तो सर्किट कंपोनेंट की बात कर रहे थे और L क्या है कि L का मतलब इंडक्टर ऐसे सिंबलाइज करते हैं, C कैपेसिटर, ओके, और इंडक्टर तो फिर इंडक्टर कैपेसिटर हो गए और ये रेजिस्टर R ऐसा। ठीक है, तो ये तीनों के क्रॉस आप सोर्स, वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगी और ये C और L इंडक्टेंस, L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और R रजिस्टर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये और ये सोर्स यहाँ पर जनरली हम V = Vm sin ओमेगा t ऐसा हम मान के लग रहे ये इसको हम अप्लाई कर रहे हैं साइनसॉइडल वोल्टेज। तो फिर कह रहे हैं कि करंट तो एक ही होगी, एक ही करंट होगी, यहां से यहां तक करंट एक ही सिंगल कॉन्टिन्यूअस मेश है, एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस लूप है। इसमें करंट जब भी होगी तो यहाँ 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 हर पार्ट में करंट एक ही होगी,
वैल्यू उसकी मैक्सिमम होगी तो हर जगह मैक्सिमम, जीरो होगी तो हर जगह जीरो, रिवर्स जैसे होगी तो हर जगह रिवर्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसके क्रॉस क्या वोल्टेज है, अभी फिलहाल इसके क्रॉस जो वोल्ट है वो क्या है, आप इसको आप VL कह सकते हैं, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक, ये क्या है VC, अभी यहां से यहां तक VC, और यहां से यहां जो वोल्टेज है अभी इंस्टैंटेनियस वैल्यू, ये क्या है VR। ओके, और किरचॉफ्स लूप रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, और ये इसको आप V बोल रहे हैं यहां से यहां, अभी इंस्टैंटेनियस वोल्टेज। तो अप्लाइड इंस्टैंटेनियस वोल्टेज है और ये इनके क्रॉस वोल्टेजेस है, तो जो भी प्लस माइनस साइन होगा उसके साथ ये अलजेब्रिक सम होगा, ये जुड़ेंगे और ये किसके इक्वल होंगे, V के इक्वल, या कहिए कि सबका यहाँ पर जीरो होगा। तो अगर हम ऐसे सबका सम जीरो होगा, तो अगर हम यहाँ से इस ओर से चलते हैं तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज, फिर यहाँ से यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस प्लस ये डिफरेंस, फिर यहाँ डिफरेंस आ रहा, फिर ये डिफरेंस मिला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही बोलते हैं। तो ये सीरीज का मीनिंग है कि सारे वोल्टेजेस का सम क्या होगा, जीरो होगा, या ये कहिए जो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज है वही इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसा होगा। तो हम लिखें कैसे, व्हेन AC voltage, okay, is applied across the series combination of इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर। ओके, a current flows definitely, okay, resistor, current, or you can say an alternating current flows which maintains phase relation with applied voltage, with voltage across all three components। ठीक है, ये आप जानते हैं। और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स, L, C एंड R। इस इंडक्टर में करंट लैग करेगा, कैपेसिटर में करंट ऐड होगी, और रजिस्टर में क्या होगी, उसके इसके वोल्टेज के फेज में। इनके अक्रॉस वोल्टेजेस क्या है, ओके, VC, VL, VC, VR लिखा हुआ है वहां पर तो है, ठीक है। करंट will lag by pi by 2, okay, from voltage across L, okay, it will lead the capacitor voltage by pi by 2,
and will be in phase किसके साथ फेज में होगी? रजिस्टर वोल्टेज के पास, इन फेज विद रजिस्टर वोल्टेज। तो साथ में क्या लिख सकते हैं? किरचॉफ लूप रूल अगर अप्लाई करते हैं तो इंस्टैंटेनियस वोल्टेजेस का जो ये सम है, अलजेब्रिक सम है, वो इसके इक्वल होगा अप्लाइड वाले के। ठीक है, सो ऑन अप्लाइंग बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल we can write loop rule, we can write the voltage, write the relation between instantaneous वोल्टेजेस एज, कैसे लिख सकते हैं इंस्टैंटेनियस वोल्टेजेस को? हम कैसे लिख सकते हैं यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए ये हम लिख सकते हैं V इक्वल्स क्या हो जाएगा? V इक्वल्स VL प्लस VC प्लस VR। ये इंस्टैंटेनियस वोल्टेजेस और अगर इनको अगर ध्यान से हम सोचें तो क्या हो रहा है? इंस्टैंटेनियस वोल्टेजेस कैसे लेते हैं? किसी भी स्टैंड पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है ये हम जानते हैं। ओके, VL क्या है? कितनी करंट तेजी से चेंज हो रही है। तो जो VL की वैल्यू है यहां पर वो क्या होती है? LdI/dt, ऐसा होगा। ठीक है, और VC क्या होता है? Q/C होता है, कितना चार्ज यहां पर इकट्ठा है अभी। और VR क्या होता है? I/R होता है, इंस्टैंटेनियस करंट। और I यहां पर क्या है? I क्या है? ये चार्ज फिलहाल यहां पर Q है, ये तो बदल रहा होगा ना, चार्ज साइनसॉइडली बदल रहा होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चले तो चार्ज बदल रहा होगा। चार्ज टाइम वेरिंग चार्ज है, यहाँ चार्ज रुका नहीं हुआ, क्योंकि ये इंस्टैंटेनियस वोल्टेज बदलता रहता है। और कैसे बदलता है आप जानते हैं कि साइनसॉइडली ये बदल रहा है। इससे पहले जो कैपेसिटर के लिए अकेले हम लोगों ने सर्किट जो डिराइव किया था, उसके लिए रिलेशन डिराइव किया था, तो वहां पर बात आई थी कि जो यहाँ चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा? साइनसॉइडली वेरी होगा। ठीक है, तो ये चार्ज Q इज टाइम वेरिंग, ये टाइम साथ बदल रहा, और ये साइनसॉइडली, ये साइनसॉइडली बदल रहा है। ठीक है, ऐसे। ओके, तो इसको हम I क्या है? I देखिए ये Q क्या हो जाएगा? ddt ऑफ Q, यही ना I हो, तो I तो यही होता है ddt ऑफ Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही होगा। और यहां पर क्या होगा? तो जो VL है ये देखिए क्या हो जाएगा? L ddt, और I क्या है? ddt ऑफ Q। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप? L ddt ऑफ d2dt2 ऑफ Q, ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन जो मिलेगा ऐसा, यहां पर जो रिलेशन मिलेगा वापस इसको क्या लिख सकते हैं? इससे सो V इक्वल्स
वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं ये एल डी टू डी टी टू ऑफ क्यू प्लस ओके हियर आर or you can write here V. So Q by C plus and here R. Sorry, this is Q. Okay, Q. Can write here Q. So R d dt of Q. ऐसे लिख सकते हैं या उसको रीअरेंज कर दें और L d2 dt2 of Q plus R d dt of Q plus Q by C equals Vm sin omega t. तो ये सर्किट का इक्वेशन है. Okay. This is question of circuit. ठीक है. और क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, है ना. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन क्या है Q. Q इक्वल्स व्हाट. अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है तो ये नहीं कहते हैं कि Q इक्वल कितना होगा. Q वेरिएबल ही है, बाकी L तो कांस्टेंट है इंडक्टर के लिए, R कांस्टेंट है रजिस्टर के लिए, C कांस्टेंट है किसके लिए कैपेसिटर के लिए, और Q क्या है टाइम से बदल रहा है. तो Q की वैल्यू टाइम के साथ ही कितनी आएगी, व्हाट इज इक्वल्स Q. ओके, तो इसको बोलते हैं Q का सॉल्यूशन है. ठीक, तो Q का सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा आप जानते हैं. Q साइनसाइडली वेरिंग फंक्शन है और इससे पहले आप वहां पर लिखे थे है कि नहीं. Q बाई C ये ऐसा लिखा गया था. अकेले जो कैपेसिटर यूज किए थे आप वहां पर यही लिखे थे ना कि Q बाई C इक्वल्स V. तो Q इक्वल्स क्या है CV. CV का मतलब क्या हुआ CVm साइन ओमेगा t. ऐसा लिखे तो यही तो Q है. तो Q टाइम के साथ वेरी कर रहा है. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो इसी फॉर्म का होगा ना. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी फॉर्म का होगा. तो जो रिजल्ट आएगा Q में वो इसी फॉर्म का होगा. तो इसी को कहते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, above equation is second order differential equation. Second order differential equation. ठीक है. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म का है, साइनसॉइडल फॉर्म. इसका सॉल्यूशन साइनसॉइडल फॉर्म का टाइम वेरिंग फंक्शन है. ओके, its solution will be of the form of time varying sinusoidal function. टाइम वेरिंग साइनसॉइडल फंक्शन. ये तो टाइम के साथ वेरी करने वाला फंक्शन है साइनसॉइड. तो इस फॉर्म में है कि नहीं. अब एक करते हैं Q इक्वल्स लिख रहे थे ना CVm साइन ओमेगा t के टाइप का है. थोड़ा ओमेगा टी में कुछ ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ होगा ऐसा होगा, लेकिन रहेगा इसी फॉर्म का. तो इस इक्वेशन का तो अभी इसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको इस लेवल में नहीं किया जाता है या नहीं होता है, आपके सिलेबस में ही नहीं होता. मैथ के सिलेबस में नहीं होता, फिजिक्स तो छोड़ दीजिए, फिजिक्स तो उसको सॉल्व करने के लिए है ही नहीं. लेकिन ये फॉर्म में हम
फेजर डायग्राम का यूज करके हम फेज रिलेशन निकाल लेते हैं। जो हमें पता करना है, क्योंकि इससे क्यू निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू निकल जाएगा, क्यू से क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, करंट निकल जाएगी। तो वोल्टेज आप लगाए, वोल्टेज कितना लगाए हैं, साइन ओमेगा टी, तो करंट किस फॉर्म, करंट की वैल्यू आ जाएगी क्यू मिलने से, क्योंकि अगर क्यू इक्वल्स मिल जाता है तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी डी टी ऑफ क्यू, ऐसे कर देंगे ना, तो डी डी टी ऑफ क्यू निकाल देंगे, तो इससे करंट मिल जाएगी। तो आप ये इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो ऑन सॉल्विंग this equation we get q. Okay, on solving this equation we get, okay, we get q. Okay, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें करंट मिल जाएगा। एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट with respect to time क्या पा सकते हैं, we can get current. Okay, so current मिल जाएगा प्रॉपर फेज के साथ, with proper phase relation। ठीक है, ये करंट कैसा मिलेगा, ये जैसा सॉल्यूशन में आएगा वैसा होगा। तो लेकिन इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन हम नहीं करते हैं यहाँ पर, इस लेवल में अवॉइड करते हैं, तो फेजर डायग्राम की हेल्प से कर लेते हैं। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम क्या होते हैं बताया कि इंस्टेंटेनियस, कोई फेजर क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल लेंथ का एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, उसका वर्टिकल एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वही इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। तो इसके अक्रॉस कितना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, तो इसका फेजर क्या होगा, उसके बेस पर होगा। इसके अक्रॉस कितना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, VC है, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस ऑफ प्रोजेक्शन है, ये BC, VL और VR, वैसे VR भी है। तो ये फेजर्स, अब वो भी क्या है, करंट तो एक ही है, तो करंट से π/2 आगे इसका फेजर होगा, करंट से π/2 पीछे इसका फेज होगा, और करंट के साथ ही इसका फेज होगा, R के क्रॉस जो वोल्टेज है। तो फेजर, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लें और उससे थोड़ा कंपेयर करते हुए करंट और वोल्टेज का फेज रिलेशन पता कर सकते हैं। अगर वोल्टेज हम यही अप्लाई किए हैं तो करंट कितना होगा, करंट किस फेज के साथ होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो रिलेशन, इसको हम इसको आगे बढ़ेंगे, इससे पहले आपको समझा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये रिलेशन है, ऐसा रिलेशन आप देखे होंगे वहां ऑसिलेशन, जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, किसी भी सिस्टम ऑसिलेटर पर हम जब एफर्ट लगाते हैं, उसको ऑसिलेट कराते रहने की कोशिश करते हैं, तो वो जो रिलेशन है वो इसको रिलेट करता है। देखिए क्या होता है, वहां पर जो रिलेशन था हम लोग पहले तो लिखे थे फ्री ऑसिलेशन का, जहां पर कोई अपोजिशन नहीं है, कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है। तो कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहां पर ये रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखते थे, F इक्वल्स -kx लिखते थे ना। F क्या है, ma इक्वल्स -kx, स्प्रिंग वाला याद रखिए, स्प्रिंग वाले का रिलेशन याद रखिए, ये होगा। कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई डिसिपेटिंग इफेक्ट नहीं है, फ्री ऑसिलेशन है। ए क्या है, m d2 dt2 ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही ना, प्लस kx इक्वल्स 0, यही था। ये फ्री ऑसिलेशन का इक्वेशन है।
ये आपके सर्किट में चार्ज वेरिएशन का इक्वेशन है, ये x के टर्म में है, ठीक है। टाइम वैल्यू चार्ज यहाँ टाइम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है, और आपको यहाँ पर जो इनर्शिया, ये ऑसिलेटर का मास है, उसको इनर्शिया के टर्म में हम लिखते हैं। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह ये बिहेव करता है, जैसे आप हाफ mv² लिखते हैं ना, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या लिखते हैं, हाफ Li², ठीक है। यहां पर V क्या है, एक काइनेटिक, ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ऐसे हाफ Li²। यहां मास, यहां V क्या है, V देखिए क्या है, d dt ऑफ x है। यहां I क्या है, d dt ऑफ q, ऐसा लिखते हैं। एनालॉजी देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एनालॉजी यहां पर है कि ये दोनों को कैसे थोड़ा पैरेलल देखते हैं कि हाफ mv² यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम दिखाते हैं, फ्री ऑसिलेटर काइनेटिक एनर्जी को। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। यहाँ इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी है, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर तो चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो करंट की वैल्यू कुछ होगी, और करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ऐसा इसमें है। तो हाफ Li² इंस्टेंटेनियस एनर्जी स्टोर्ड होगी कहां पर, इंडक्टर, ये हो। तो वैसा ही कुछ यहां पर देखिए, ये V का स्क्वायर है, V क्या है, सॉरी ये T है, V क्या है, d dt ऑफ x है। यहां पर क्या है देखिए, यहाँ x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट V है, और यहाँ I क्या है, यहाँ Q का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट I है ना। ये x में इक्वेशन है, ये Q में इक्वेशन है, और यहाँ I क्या है, Q का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। यहाँ पर V क्या है, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है t के रिस्पेक्ट में, तो वैसा ही रिलेशन। अभी इसमें और टर्म है, यहाँ तो बस दिख रहा है, यहाँ इस साइड 0 दिख रहा है, राइट हैंड साइड में यहाँ Vm sin ओमेगा t है। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन के इक्वेशन के एनालॉगस है, ठीक। अगर हम इसको डैम्पिंग भी कर लें, डैम्पिंग भी कंसीडर कर लें, तो विद डैम्पिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, ओके, विद डैम्पिंग इफेक्ट, डैम्पिंग इफेक्ट ये क्या है, लिखते हैं ना, V इक्वल्स माइनस kx माइनस bv, ये होता है। V क्या है, ये x है, ये d dt ऑफ x है, V अभी लिखे थे हम कि d dt ऑफ x है, ऐसा है ना। तो ये फिर अगर रिलेशन ऐसे आएगा तो ये तो यहां लिखे हुए हैं, देख रहे हैं ना, kx यहां लिखे हुए हैं, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सो वी हैव, यहां पर क्या हो जाएगा, m d2 dt2 ठीक, x ये तो ये हो गया, f का हो गया, और प्लस kx तो भाई है, प्लस bv इक्वल्स 0। सो यहां पर लिख सकते हैं m d2 dt2 ऑफ x प्लस b, देखिए क्या है, ये डैम्पिंग है, डैम्पिंग का मतलब विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लगता है, ये डिसिपेटिंग फोर्स है, एनर्जी लॉस कराता है। तो ये b क्या है, और d dt ऑफ x प्लस kx इक्वल्स 0, ठीक। ये लॉस हो रहा है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं लगाए हैं कि जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर से एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे कोई झूला झूल रहा है तो एक बार ऐसे खींच के छोड़ दे तो वो ऐसे झूलता रहेगा, और धीरे धीरे होते क्या, यानी एम्पलीट्यूड कम होते होते फिर क्या हो जाएगा, ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। एनर्जी उसकी जो आपने दिया था शुरुआत में, ऐसे खींच के एनर्जी दिया था ना, वो धीरे धीरे डैम्पिंग की वजह से, एयर के विस्कोसिटी और फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लॉस होते होते एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो वो डैम्पिंग इफेक्ट। तो वो यहां पर क्या हुआ, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर ऐसे चलता ही रहेगा लगातार, लेकिन है ये तो धीरे धीरे लॉस होगा।
इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आप उसको बीच लगातार थोड़ा अपना एफर्ट लगाते रहें, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी आप लगाए रखें, उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ये क्या है? ये पीरियोडिक फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, इसको ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराते रहता है। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स अगर लगा दें तब यही क्या हो जाएगा, यहां जैसे यहां पर ड्राइविंग लगाए, ये सोर्स लगाए कि नहीं ड्राइव करने के लिए, तो वो भी लगा दें, तो यहां पर विद ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा? विद ड्राइविंग फोर्स ये कितना हो जाएगा? देखिए एम डी डी टी डी टू डी टू ऑफ एक्स प्लस बी डी डी टी ऑफ एक्स प्लस के एक्स इक्वल्स, यहां ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए एफ लिखते हैं, एफ ड्राइविंग और साइन ओमेगा टी कुछ भी हो जाएगा, ओमेगा डी ड्राइविंग टी ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं फोर्स्ड। अगर ड्राइविंग सोर्स लगाया, जैसे यहां पर ड्राइविंग सोर्स लगाया कि ड्राइव होता रहे चलता रहे, वैसे ही क्या है? ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन है, ठीक है? ओके, दिस इज इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी ड्राइव या ड्रिवन ऑसिलेशन बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशन और ड्रिवन ऑसिलेशन। ड्रिवन ऑसिलेशन ये तो कंपेयर करें जरा इससे। यहां इंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं, ठीक। जहां पर ये ओमिक रेजिस्टेंस है वहां क्या होता है? सर्किट की एनर्जी डिसिपेट होती है, लॉस होती है। तो डैंपिंग इफेक्ट यहां पर ये वाला जो टर्म है ना, डैंपिंग कॉज, ये डैंपिंग प्रोड्यूस करता है। डैंपिंग मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर ये बी है वो विस्कोसिटी वाला टर्म है ना, यहां भी एनर्जी लॉस प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी लॉस कराता है, ये भी एनर्जी लॉस कराता है। ये इनर्शिया वाला टर्म है, ये इनर्शिया वाला टर्म, ठीक। ये एनर्जी लॉस नहीं कराता। आप देखिए ना, जहां इंडक्टर है वो एनर्जी लेता है रिटर्न करता है, एनर्जी लेता है रिटर्न करता है। कोई ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसमें इनर्शिया वाली नेचर होनी चाहिए, रिस्टोरिंग नेचर होनी चाहिए। बस यही दोनों होगा तो ऑसिलेशन लगातार चलता रहेगा। अगर कोई लॉस कराने वाला टर्म वहां पर है या लॉस, एनर्जी लॉस कराने वाला फैक्टर कुछ है तो एनर्जी लॉस भी होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं? ड्राइविंग फोर्स लगाए रखते हैं। तो ये जैसे लगाए, तो अगर बस ये इनर्शिया वाला होता और एक कैपेसिटर वाला होता तो ये इनर्शिया वाला टर्म होता, ये इलास्टिसिटी वाला टर्म होता, तो बस यही होता तो लगातार ही चलता रहता, ऑसिलेट करता रहता। लेकिन ये डैंपिंग वाला भी जरूर होगा, रेजिस्टेंस तो होगा किसी न किसी सर्किट में, भले आप जोड़े ना, लेकिन वायर में थोड़ा मोड़ा तो रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो वैसा ही ये भी है। यहाँ x की प्लेस में यहाँ q है, यहाँ m की प्लेस में यहाँ l है। ये लॉस वाला टर्म है रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी विस्कोसिटी वाला टर्म है, ये फैक्टर है, लॉस वाला फैक्टर है। तो यहाँ पर भी b क्या है? विस्कोसिटी वाला फैक्टर है। यहाँ पर देखिए क्या है? ये स्प्रिंग वाला कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर c क्या है? उसी तरह का बिहेव भी करता है सर्किट में, और रिस्टोरिंग जैसा। और ये क्या है? ये बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगाया गया है, ये बाहर से पीरियोडिक सोर्स लगाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों एनालॉगस है। तो ये इक्वेशन, तो जो आपका एलसीआर सर्किट का इक्वेशन है, ओके, है ना, ये सोर्स के साथ जो एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट का जो रिलेशन है वो एनालॉगस है, उसका मैकेनिकल एनालॉग यही है, ओके। सो दिस इक्वेशन is mechanical analog of equation of driven यानी with AC source, सीरीज एलसीआर सर्किट।
सीरीज LCR सर्किट। ठीक, ऐसा हो तो काफी सिमिलरिटी है। यहां पर भी एक्स ऑसिलेशंस में ये डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म का होता है, वो भी साइनसॉइडल होता है। आप x इक्वल्स एक्स एम या x इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी यही लिखते हैं ना। यहाँ पर भी की क्या है, यहाँ पर भी क्यू क्या है, वही साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इसी के फॉर्म में आता है। तो एकदम से एनालॉजी है, एक अच्छी एनालॉजी है, एकदम से एक जैसा दिखता है। तो इसको आप अच्छी तरह से कंपेयर करके भी देख सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो डेफिनेटली यहां पर x क्या मिलेगा, साइनसॉइडल फॉर्म का मिलेगा। यहां पर q का मिलेगा, साइनसॉइडल फॉर्म में मिलेगा। टाइम वेरिंग साइनसॉइडल फंक्शन, यहां भी x क्या है, टाइम वेरिंग साइनसॉइडल फंक्शन है। तो अगर एनालिटिकली इसको जाते हैं, अगर एनालिटिकल सॉल्यूशन लेते हैं, तो अगर एनालिटिकल सॉल्यूशन इनका लेते हैं, है ना, तब फिर तो ये फॉर्म ऐसे आएंगे। लेकिन इनके फेज डायग्राम से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, या फेज रिलेशन जो भी आएगा, जैसे ये ड्राइविंग फोर्स है ना, इसका फोर्स, इसका जो फेज है, एक्स का कैसा फेज है, वो ये रिलेशन यहां सॉल्व करने पर आएगा। यहां पर ये सोर्स है जो Vm sin ओमेगा टी जो अप्लाई किया गया है, इसका क्या फेज है और Q का क्या फेज है, ये भी वो रिलेशन हमें मिलेगा, तो सॉल्व करने पर मिलेगा। एनालिटिकली, है ना, एनालिटिकली सॉल्व करने पर ही मिलेगा। लेकिन हम इसका सिंपल एक रास्ता है, एक सिंपल सोल्यूशन, फेजर डायग्राम सोल्यूशन, उसके जरिए भी हम ये रिलेशन, करंट का रिलेशन करते ना कि Q हमको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से Q मिल जाएगा, तो Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो करंट का प्रॉपर फेज के साथ रिलेशन मिल जाएगा, और उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ कैसा है। तो अकेले ये था कैपेसिटर, अकेले इंडक्टर था, तब तो ये फेज π/2 का रिलेशन था दोनों में, वोल्टेज और करंट में। अकेले इंडक्टर था तो वोल्टेज अहेड था π/2 अकेले करंट से, और अगर कैपेसिटर अकेले लिया था और उस पर ये सोर्स अप्लाई किया था, तो फिर क्या था, ये वोल्टेज लैग कर रहा था π/2 करंट से। और अगर अकेले R मिला था तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में थे, ऐसा था। लेकिन अगर तीनों जुड़े हुए हैं तब ये π/2 से अलग भी आता है, और इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग चलिए फिर अगला वीडियो लेके आते हैं, और उसमें देखते हैं फेजर डायग्राम की हेल्प से इसका सॉल्यूशन, मींस करंट का फेज रिलेशन वोल्टेज के साथ, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं, और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आपसे फिर उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो शेयर करेंगे जरूर, और लोगों तक पहुंचाएंगे और साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।